आज हम दुनिया के सबसे एम्बिशियस कॉर्पोरेट प्लान्स में से एक को समझने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि कैसे भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस एक कंज्यूमर की लाइफ के हर पहलू पर, हर हिस्से पर कब्जा करने का एक ग्रैंड प्लान बना रही है। तो सवाल यही है, आखिर कोई एक कंपनी ऐसा करने का प्लान बना भी कैसे सकती है? और देखिए, ये कहानी सिर्फ बड़ी होने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक मास्टर प्लान की, जो दशकों से, सालों से तैयार किया गया है। एक ऐसा प्लान जिसमें भारत के कंज्यूमर मार्केट को हमेशा के लिए बदलने का दम है। इस पूरे खेल का स्केल समझने के लिए बस इस एक नंबर पर गौर कीजिए, $36.8 बिलियन। ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के रिटेल बिजनेस का रेवेन्यू है, वो भी फिस्कल ईयर 2024 का। सोचिए, ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। और यही वो पैसा है जो इस मैसिव स्ट्रैटेजी को फ्यूल कर रहा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो भारत की कंज्यूमर वर्ल्ड को पूरी तरह से बदलने का वादा करती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखिए, रिलायंस की आज की स्ट्रैटेजी को समझना है ना, तो हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। ये सिर्फ एक्सपेंशन की बात नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की। एक पुरानी इंडस्ट्रियल जायंट से कंज्यूमर फोकस्ड सुपर पावर बनने की। और ये सफर दशकों लंबा रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी बयां करती है। शुरुआत हुई 1977 में एक हिस्टोरिक आईपीओ से। फिर 80s में उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में महारत हासिल कर ली, मतलब अपनी पूरी सप्लाई चेन को सोर्स से ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया। फिर आया एक बोल्ड मूव 2002 में, जब वो टेलीकॉम में उतरे। और फिर 2016 में हुआ जियो का लॉन्च, एक ऐसा कदम जिसने सुपर चीप डेटा के साथ भारत की डिजिटल दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और इस बड़े शिफ्ट का नतीजा वो इस चार्ट में साफ दिखता है। हाँ बिल्कुल, उनका ट्रेडिशनल ऑयल और केमिकल्स का बिजनेस अभी भी सबसे बड़ा चंक है, नो डाउट। लेकिन जरा कंज्यूमर साइड पे नजर डालिए, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज, ये दोनों मिलकर अब कंपनी की टोटल इनकम का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा बन चुके हैं। तो ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रियलिटी बन चुका है। तो यहां सबसे क्रूशियल बात क्या है? उन्होंने 80s वाली अपनी पुरानी प्लेबुक को फेंका नहीं, वही सप्लाई चेन को कंट्रोल करने वाली स्ट्रैटेजी नहीं, उन्होंने बस उसे रीपर्पस कर दिया, एक नया मकसद दे दिया। अब रॉ केमिकल्स को कंट्रोल करने के बजाय उनका टारगेट है पूरी कंज्यूमर जर्नी को कंट्रोल करना, बिल्कुल उनके डेटा नेटवर्क से लेके उन प्रोडक्ट्स तक जो वो खरीदते हैं। तो सवाल यह है कि ये कोर आइडिया आज की दुनिया में एक एक्चुअल अटैक प्लान में कैसे बदलता है। इसको समझने के लिए हमें रिलायंस की उस चालाक स्ट्रैटेजी को देखना होगा जिसे वो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट से टक्कर लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है कैंपा कोला प्लेबुक। ये नाम एक पुराने इंडियन सोडा ब्रांड से आया है, जिसे रिलायंस ने कोक और पेप्सी से लड़ने के लिए रिवाइव किया। तो आखिर ये प्लेबुक है क्या? ये एक 3 स्टेप मूव है। स्टेप 1, पुराने ट्रस्टेड ब्रांड्स खरीद लो। स्टेप 2, कीमतें एकदम गिरा दो। और स्टेप 3, अपने मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को हर कोने में पहुंचा दो और कंपैरेटर्स को मार्केट से ही बाहर कर दो। सिंपल। ये जो फाइनेंशियल असॉल्ट है ना, ये 2 तरफा है। कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स बड़े ब्रांड्स के मुकाबले 20 से 25% सस्ते हैं, और जो इंडिपेंडेंट स्टोर ओनर्स हैं उनके लिए रिलायंस उन्हें 8 से 15% ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देता है। अब सोचिए, ये चीज एलजी और सैमसंग जैसे ग्लोबल जायंट्स को कितनी मुश्किल में डाल देती है। और इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट का खेल नहीं है। ये कोट इस स्ट्रैटेजी की आत्मा है। ये एक स्ट्रैटेजिक सब्सिडी है। वो आज कम प्रॉफिट पर बेचने को तैयार हैं, क्योंकि असली प्राइस तो कल पूरे मार्केट पर डोमिनेट करना है। दिस इज द लॉन्ग गेम। तो सवाल उठता है कि वो इतना बड़ा रिस्क उठा कैसे सकते हैं, एक नेशनल लेवल प्राइस वॉर कैसे चला सकते हैं? जवाब है उनके बनाए जियो रिटेल इकोसिस्टम में, जिसे वो एक फाइजिटल मशीन कहते हैं। फाइजिटल मतलब फिजिकल स्टोर्स और एक पावरफुल डिजिटल नेटवर्क का सीमलेस ब्लेंड। चलिए इन दोनों पिलर्स के शॉकिंग स्केल को देखते हैं। एक तरफ उनके डिजिटल नेटवर्क पर 426 मिलियन से भी ज्यादा जियो सब्सक्राइबर्स हैं, और दूसरी तरफ फिजिकल नेटवर्क में करीब करीब 19,000 रिटेल स्टोर्स हैं। ये दोनों पिलर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक जायंट कैप्टिव मार्केट बनाते हैं, एक ऐसा बाजार जहां कस्टमर्स के पास रिलायंस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के अलावा ऑप्शंस बहुत कम रह जाते हैं। अब देखिए, इतना कॉम्प्लेक्स और एम्बिशियस एम्पायर अपने आप तो नहीं चलता।
इसे बनाए रखने के लिए एक स्ट्रेटेजिक सक्सेशन प्लान भी है जो हमें अंबानी फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन तक ले जाता है। और ये सिर्फ फैमिली बिजनेस संभालने जैसा नहीं है, ये एक चेस बोर्ड पर स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट की तरह है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, ईशा अंबानी कंज्यूमर और रिटेल साइड संभाल रहे हैं, आकाश अंबानी डिजिटल सर्विसेज और जियो नेटवर्क चला रहे हैं, और अनंत अंबानी न्यू एनर्जी और मटेरियल्स पर फोकस कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके रोल्स एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ते हैं, इंटरलॉक होते हैं। और यही सिनर्जी इस इकोसिस्टम का असली इंजन है। इसे ऐसे सोचिए, ईशा स्टोर फ्रंट बनाती हैं और आकाश वो नेटवर्क बनाते हैं जिस पर वो स्टोर फ्रंट चलता है। ये एक पावरफुल सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप है। तो जब हम इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हुए देखते हैं, वो अग्रेसिव रिटेल स्ट्रैटेजी, वो इंटीग्रेटेड डिजिटल इकोसिस्टम और वो कोऑर्डिनेटेड लीडरशिप, ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है कि आखिर होता क्या है, कंपटीशन का क्या होता है, कंज्यूमर चॉइस का क्या होता है और खुद मार्केट का क्या होता है। जब एक ही कंपनी उस नेटवर्क की मालिक हो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, उस स्टोर की मालिक हो जहां हम शॉपिंग करते हैं, और उस स्टोर के अंदर बिकने वाले प्रोडक्ट्स की भी मालिक हो, यही वो मल्टी बिलियन डॉलर क्वेश्चन है जो रिलायंस के इस ग्रैंड प्लेबुक के सेंटर में है, और इसका जवाब भारत में कॉमर्स के फ्यूचर को डिफाइन करेगा।